Good afternoon, board classes, class 12th for the chemistry students, and also the science students of class 10th can benefit from it. Exactly I've done the video for class 12th chemistry students for the CBSE answer sheet and how are you going to attempt the questions so that you score more marks. Fine. As I had already promised in my last video of study plan for the last 3.5 days for your examination on 28th of February. This is my video on how do you attempt your question paper. Now, the most important thing, the reading time. Please see to it that you read the question paper in reverse order for chemistry. The reason is that you will start reading it from question number 35 and take a decision for the choice questions. आपको कौन सा वाला चॉइस क्वेश्चन करना है दैट शुड बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम. रिवर्स ऑर्डर में पढ़िएगा. सारे क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते हैं तो और वाले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पहली बात. और सेक्शन डी जिसमें यू हैव अ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, केस स्टडी क्वेश्चन है, उसका इंफॉर्मेशन और डेटा पढ़ लीजिएगा. सो रीडिंग टाइम का मेन एजेंडा है ऑल क्वेश्चंस ऑफ और टाइप एज वेल एज द सेक्शन डी का डेटा या इंफॉर्मेशन को एक बार रीड कर लीजिएगा उन 15 मिनट्स में. राइटिंग करते वक्त क्या क्वेश्चन पेपर को उल्टा अटेम्प्ट करना है? नो. द क्वेश्चन पेपर इज टू बी डन इन सीरियल ऑर्डर फॉर केमिस्ट्री. आपके मैथ्स के टीचर उसको उल्टा करने को बोलते होंगे, लेकिन फॉर केमिस्ट्री प्लीज डू इट इन दिस ऑर्डर. डू नॉट डू इट इन द रिवर्स ऑर्डर बिकॉज योर इवेल्युएटर जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं दे आर नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन. बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं उनको एक लिमिटेड टाइम में, एंड दे आर यूज टू चेकिंग द पेपर इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. सो इट हेल्प्स द इवेल्युएटर टू चेक इट फास्टर. सो आई वुड एडवाइज प्लीज डू नॉट डू इट इन द रिवर्स ऑर्डर. केमिस्ट्री के बेटा सारे क्वेश्चंस वर्चुअली 1 मार्क है, तो उल्टा करने से आपको कोई खास फायदा नहीं होता है. 5 मार्क क्वेश्चन में भी तो 5 पार्ट्स हैं, तो यू डोंट गेन मच. मैथ्स में ज़रूर फायदा होता होगा, बट फॉर केमिस्ट्री माई एडवाइस इज डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन रिवर्स ऑर्डर. आप उसको सीरियल ऑर्डर में करेंगे बिगिनिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. केमिस्ट्री के पेपर में देर आर 4 सेक्शंस A, B, C, D एंड E. ए सेक्शन में MCQ और रीजन असर्शन होते हैं 1 मार्क के. बी सेक्शन में 2 मार्क क्वेश्चन तो है, लेकिन जनरली उसके सब पार्ट्स होते हैं, तो अगर इसके 2 पार्ट्स हैं तो 1 मार्क ही हो गया. सेक्शन सी इज फॉर 3 मार्क क्वेश्चंस, उसमें भी जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, तो आपके 3 1 मार्क हो गए. सेक्शन डी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है जिसमें आपको डेटा पढ़ना होता है. प्लीज सी टू इट कि आप उसका डेटा अच्छे से पढ़ लें. सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस और वाले हैं, तो प्लीज टेक अ डिसीजन ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम कि आपको कौन सा वाला और क्वेश्चन करना है. योर रीडिंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइटिंग टाइम में आपको ये एक ऐसा शीट है फर्स्ट पेपर, ये ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो आई एम नॉट डूइंग दिस पार्ट कि फर्स्ट शीट आपको कैसे भरना है. जब आपकी राइटिंग की बेल शुरू होती है तो ये सील आपको बीच में से पेन को ले जाके इस सील को तोड़ना होता है, और सील तोड़ने के बाद यू कैन स्टार्ट द राइटिंग सेक्शन. ओके, एज आई सेड आप सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 1 का आंसर, सपोजिंग आपका आंसर ए पार्ट है तो आप सिर्फ ए लिखेंगे, कैपिटल्स में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है. सेक्शन बी का आंसर लेटर से डी पार्ट है तो आपने डी लिख दिया. सेक्शन सी आपने पढ़ा, आपका आंसर ई पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर आ रहा था एम्फोटेरिक, तो आपने लिख दिया एम्फोटेरिक और आपने ABCD कुछ नहीं लिखा. सेक्शन 5 में आंसर था कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो आपने वो लिख दिया. और 6 वाले में आंसर था फर्स्ट ऑर्डर. प्लीज आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. आपका आंसर हैज टू बी ABCD, जो भी आपके पार्ट्स हैं, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग. प्लीज डू नॉट डू दिस. ये गलत है. दिस इज नॉट द वे हाउ द आंसर्स आर टू बी डन. इट हैज टू बी डन इन एन ABCD. दिस विल फैसिलिटेट द इवेल्युएटर एंड इट इज अ वे टू आंसर द क्वेश्चन. आपसे पार्ट पूरा लिखने को नहीं बोला गया. ऐसे करके आप 14th क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे और उससे आपका MCQ सेक्शन पूरा हो जाएगा. सी टू इट दैट यू डू इट इन कैपिटल्स एंड इन ABCD format. Do not write the part of the answer like this. Question number 15, 16, 17 और 18 reason assertion question है. इसके आंसर में सपोजिंग आपका सी पार्ट आ रहा है, यानी assertion is correct but the reason is not correct, तो आप ये नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पे सी लिखना है.
या फिर असर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट नहीं लिखेंगे, आपको ए लिखना है. प्लीज डू नॉट राइट ऑल दिस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन. सिमिलरली यहाँ पे भी आपने अपना बी सी जो भी आपका आंसर आ रहा है वो लिख दीजिए. डिड यू नोटिस मैंने हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ी है, एंड दैट इज टू इम्प्रूव अपॉन द प्रेजेंटेशन. बेटा आपकी हैंड राइटिंग अब इस एज ऑफ 17-18 में चेंज नहीं हो सकती है, बट पेपर प्रेजेंटेशन कैन डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड इफ यू लीव अ लाइन इन बिटवीन द आंसर्स. एज यू कैन सी मैंने सेक्शन ए के आंसर्स के बीच में भी एक लाइन छोड़ा है, आप भी आंसर्स के बीच में एक लाइन छोड़िएगा. सेक्शन बी में आते हैं. सेक्शन बी वैसे तो बेटा 2 मार्क क्वेश्चन है, पर जनरली उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन, और कई बार 4 पार्ट्स भी होते हैं, मतलब एवरी पार्ट हैज़ हाफ अ मार्क. वो जनरली 1 वर्ड आंसर टाइप्स होते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेगा और पार्ट्स को क्लियरली मेंशन करेगा. इस पार्ट ऑनवर्ड्स मतलब अब हम सब्जेक्टिव सेक्शन में जा रहे हैं, और सब्जेक्टिव सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप जनरली वो भूल जाते हैं. अगर राइट लिखा है तो लिखना है, ड्रॉ है तो ओनली डायग्राम और कुछ नहीं, बट सी टू इट की लेबलिंग प्रॉपर हो. लेबलिंग के बिना कोई डायग्राम कंप्लीट नहीं होता. और अगर ग्राफ है तो आपका एक्स और वाई एक्सिस में लेबल हो जाना चाहिए, बिना उसके कोई ग्राफ की इंपॉर्टेंस नहीं है. स्टेट है तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट देना है. लॉ है, राउल्स लॉ हो सकता है, हेनरीज लॉ हो सकता है, द ओनली द स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड. डेफिनेशन है तो ओनली द डेफिनेशन, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं लिखेंगे आप. एक्सप्लेनेशन है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और रीज़न देंगे, और रीज़न देते हुए प्लीज़ यूज़ योर टेक्निकल केमिस्ट्री वर्ड्स यूज़ करेंगे रीज़न क्वेश्चन में, क्योंकि आपका एग्जामिनर सिर्फ वो टेक्निकल आंसर्स ढूंढ रहा है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एटॉमिक रेडियस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. एग्जामिनर बेटा आपके आंसर में सिर्फ केमिस्ट्री के टेक्निकल वर्ड्स ढूंढते हैं, तो प्लीज़ सी टू इट कि आप उन वर्ड्स को हाईलाइट कर दें या कैपिटल्स में लिख लेना. अरेंज अगर बोला है तो सिर्फ ऑर्डर, प्लीज़ इसमें इंक्रीजिंग बोला है या डिक्रीजिंग बोला है उसको ध्यान दीजिएगा, आपके अननेसेसरी मार्क्स लूज हो जाएंगे. इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ अरेंज लिखा था. अगर अरेंज एंड एक्सप्लेन लिखा है तो अरेंज और एक्सप्लेन तब आपको दोनों करना है, अदरवाइज डोंट डू सो. सो यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 20 का लेटर से आप और सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ये और मेंशन करना चाहिए. जिस भी क्वेश्चन का आप और अटेम्प्ट करें, प्लीज़ मेंशन दी और देयर, दैट विल हेल्प द एग्जामिनर. प्लीज़ बेटा इवैल्यूएटर के लिए पेपर इजी बनाइएगा. ये मत अज्यूम कर लीजिएगा एग्जामिनर को तो पता है कि ये वाला और क्वेश्चन है. यू हैव टू मेंशन इट. Okay, make it easy for the evaluator to check and you will definitely score marks better. Fine. Handwriting, cutting, overwriting please avoid करिएगा. पर अगर लेटर से कटिंग हो गई है तो प्लीज एक स्लैश से भी कट हो सकता है ना, रादर देन उसको पूरा कट करके गंदा सा बनाने से जस्ट यूज अ सिंगल स्लैश टू कट. ओवर राइटिंग तो बेटा बिल्कुल भी नहीं. ओवर राइटिंग इज अटर कंफ्यूजिंग फॉर द इवैल्यूएटर टू चेक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेक अ रफ कॉलम हियर. सॉल्यूशन के लिए जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो यहाँ वहाँ कहीं पर भी सॉल्यूशन की कैलकुलेशन करना स्क्रिप्ट नहीं शुरू करेंगे. मेक अ प्रॉपर रफ कॉलम फॉर नीट प्रेजेंटेशन एंड डू योर रफ वर्क इनसाइड दिस. आप चाहें तो रफ कॉलम को बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे जगह ज़्यादा चाहिए. यहाँ पे तो फॉर्मूला एंड ऑल ही लिखा हुआ होता है ना. न्यूमेरिकल की मार्क वेटेज डिवाइडेड होती है. फॉर्मूला के कुछ मार्क्स होते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट डायरेक्टली डू द न्यूमेरिकल. पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेगा जो वैल्यूज़ दे रखी हैं. और याद रहे, टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इन केल्विन, वॉल्यूम जनरली हमारा लीटर्स में रहता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है. कैलकुलेशंस करना है उसके बाद, और करेक्ट आंसर लिखने के बाद डू नॉट फॉरगेट कि उसके यूनिट्स क्या हैं. अगर आप वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वॉट एवर इज़ द आंसर उसके बाद ग्राम्स लिखा होना चाहिए. अगर आप मोलारिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी आंसर है उसके बाद कैपिटल एम लिखा होना चाहिए या फिर मोल्स पर लीटर लिखा होना चाहिए. फाइन, क्योंकि एवरी पार्ट हैज़ अ मार्क. एग्जामिनर हर चीज़ के मार्क्स देता है. हो सकता है आपका आंसर ठीक ना हो, लेकिन आपको इन 3 स्टेप्स के मार्क्स तो मिल जाएंगे. सो प्लीज़ डू इट स्टेप वाइज एंड नीटली. चलो, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई न्यूमेरिकल आया है और आपने रफ कॉलम बना दिया. यू कैन मेक अ बिगर ब्रॉडर रफ कॉलम ऑल्सो. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट आई फैक्टर. जनरली बच्चे आई फैक्टर भूल जाते हैं. डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है. आई के बी एम, एम क्या होता है? मोलालिटी. ओपन इट अप, ये रहा मोलालिटी का फॉर्मूला. आपने ये सब लिख दिया, इसके आपके मार्क्स होते हैं. उसके बाद आप एक एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे. वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद आप
डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालेंगे। इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं बेटा, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज अ स्मॉल वैल्यू। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखा होता है क्वेश्चन में द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड बाय 2 यूनिट्स या 2 डिग्रीज, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम 2 डिग्रीज लिखा था ना, तो मैंने क्या करा, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, प्लस 273 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 279। ये गलत है। 279 से थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ा है। बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड बाय 2 डिग्रीज, 2 यूनिट्स, चाहे केल्विन हो या डिग्री सी हो, 2 का इंक्रीज तो सिर्फ 2 ही रहेगा। फाइन, सो दिस वैल्यू इज जनरली स्मॉल, और यहाँ पे जनरली बच्चे एरर करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स दैट आई हैव सीन, बोर्ड पेपर चेकिंग करते वक्त ये जनरली बच्चों का गलत होता है और आई फैक्टर वो भूल जाते हैं। फाइन, ये वैल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये आपका ग्राम्स में है, तभी तो आपने ये 1000 डाला है। अगर ये केजी में हो तो ये 1000 मत डालिएगा। डेल्टा टीबी का जो भी आंसर हो, जैसे लेटेस्ट से आपका आंसर आ रहा है 0.2 और उसके बाद आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो बॉइलिंग पॉइंट लिखते हुए आपको जो आपका एलिवेशन है वो उसमें ऐड करना है, तो आपका बन जाता है 100.2 एंड द यूनिट ऑफ डिग्री सी इज टू बी मेंशन्ड। एक और एग्जांपल करा देते हैं। लेट अस से फैराडेज फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल आया, तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, आपको वेट कैलकुलेशन करने को बोला है। मॉलिक्यूलर मास तो गिवन ही होगा, वो याद थोड़ी करना होता है। आई एम्पियर्स में दिया होगा, लेट अस से 2 एम्पियर्स दिया हुआ है। फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम्स दी होती है, लेकिन ये जनरली पेपर में प्रोवाइडेड होती है। ये एन क्या है, एन इज द चार्ज या फिर वैलेंसी, मतलब अगर एल्यूमिनियम है तो +3, मैग्नीशियम है तो +2, सोडियम है तो +1, सो ऑन। आते हैं टाइम पे। टाइम दिया था 20 मिनट्स। बेटा मिनट्स में कभी यूज़ नहीं करना होता है टाइम, टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड्स, तो इंटू 60 करना है। अगर आपका फैराडेज लॉज वीक है तो वीडियो ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉज विद न्यूमेरिकल इज अवेलेबल ऑन द चैनल। सो प्लीज सब्सटीट्यूट द वैल्यूज करेक्टली, और जब आप आंसर लिख लें तो W इज इक्वल, लेटर से आंसर आ रहा है 1.56 ग्राम्स, मत भूलिएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन सी। सेक्शन सी 3 मार्क क्वेश्चन होता है, पर बेटा ये एक क्वेश्चन नहीं होता है। जनरली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 1 मार्कर हो सकता है। 2 पार्ट्स भी होते हैं तो 1.5 हो सकता है, और कई बार 6 पार्ट्स भी होते हैं, मतलब यू हैव हाफ अ मार्क पर पार्ट। सो यू विल हैव टू, अगर 6 पार्ट है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ABCDE एंड F, और फिर आंसर करिएगा। फाइन, और अगर और क्वेश्चन है तो प्लीज मेंशन करिएगा कि आप और पार्ट कर रहे हैं। सेक्शन डी में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, 31 एंड 32। ये 4 मार्क के क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी और पार्ट आता है। प्लीज डिसाइड सेंसिबली, और ये काम आप रीडिंग टाइम में ये वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे। रीड द डेटा गिवन या इन्फॉर्मेशन जो भी दी हुई है ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको नहीं पढ़ने का दिल करे। केमिस्ट्री का पेपर वैसे हमेशा बिफोर टाइम खत्म होता है। केमिस्ट्री का पेपर लेंदी था, कुड नॉट डू इट, नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आई वुड एडवाइज कि जो आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन पार्ट के लिए लीव स्पेस एंड अटेम्प्ट इन द एंड, ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। फाइन, जगह छोड़ दीजिएगा न्यूमेरिकल की। सपोजिंग यही वाला न्यूमेरिकल आया है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, उस पर जगह छोड़ दो, एंड में वापस आके सॉल्व कर लेना। फाइन, सो डी सेक्शन तो बेटा आपको पक्का रीडिंग टाइम में पढ़ना है, और उसके लिए और उसके जो और वाला क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स होते हैं, वो और आपको कौन सा करना है वो डिसाइड जरूर कर लीजिएगा। कमिंग टू द ई पार्ट। ई पार्ट बेटा 5 मार्क क्वेश्चन है, और इसमें हमेशा पार्ट्स होते हैं, और ये आपका पार्ट रीडिंग टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है। रिवर्स्ड ऑर्डर में पढ़िएगा। 3 क्वेश्चंस हैं, 33, 34 एंड 35, जिसमें से 2 क्वेश्चंस में देयर विल बी अ चॉइस। प्लीज डिसाइड ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, रीड द पेपर इन रिवर्स एंड डिसाइड ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। पहली बात, प्लीज लीव लाइन्स बिटवीन द आंसर फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन। गिव इलस्ट्रेशंस फॉर ऑर्गेनिक रीजनिंग क्वेश्चन। इसके मैंने 4 रीजनिंग क्वेश्चन के 4 वीडियोस रिसेंटली बनाए हैं। और इलस्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें आप हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो बना के दिखाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, वो सब कुछ उसी डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेट कर देते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो वॉच दोस लास्ट 4 वीडियोस दैट आई हैव डन ऑन रीजनिंग क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। रफ कॉलम साइड में बनाना मत भूलिएगा। नीट प्रेजेंटेशन अगर आपको होती है तो आपका जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो खुश हो जाता है और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ये अगला सेक्शन है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन ये ज़रूर आता है, गिव केमिकल टेस्ट।
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड प्रोपेनॉल। तो हमको पता है कि एसीटोन विल गिव यू आइडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है तो आपको टॉलरेंस टेस्ट भी दे सकता है, फेलिंग्स टेस्ट भी दे सकता है। अगर आपने सिर्फ नेम ऑफ द टेस्ट लिखा ना, यू डू नॉट गेट एनी मार्क्स। गिव केमिकल टेस्ट का मतलब इट इज नॉट जस्ट द नेम, आपको समझाना है। तो राइट वे ऑफ डूइंग इट इज एसीटोन, प्रोपेनॉल, एड NaOH and I2, NaOH and I2 and heat। जिसमें येलो पीपीटी आया CHI3 का, दैट इज एसीटोन, और जिसमें नो येलो पीपीटी आया वो प्रोपेनॉल। दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन द केमिकल टेस्ट वाला क्वेश्चन। सिर्फ टेस्ट लिखने का, नाम लिखने से मार्क्स नहीं है। ऑफ कोर्स आप राइट अप लिख सकते हैं, यू कैन राइट एड NaOH and I2 to both acetone and propanol, the one in which you get a yellow PPT, it is acetone। ये राइट अप से हो सकता है, केमिकल इक्वेशन जरूरी नहीं है, राइट अप इज अलाउड इन दिस, पर सिर्फ नेम ऑफ द टेस्ट पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जनरली नेम्ड रिएक्शन वाला क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन रीमर थायमन रिएक्शन। बेटा ये वाला नोट इंग्लिश वाला नोट नहीं है कि आप कहानी लिख दें 4-5 लाइन की। केमिस्ट्री में नोट का मतलब है केमिकल इक्वेशन, और आपको केमिकल इक्वेशन देना पड़ेगा, तभी वो मार्क्स है। राइट अप आपने लिखा या नहीं लिखा इट इज़ ओके, लेकिन केमिकल इक्वेशन से ही मार्क्स मिलते हैं। आपको 1 लाइन साथ में लिखना है, फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसिडिफिकेशन टू गिव यू सैलिसल्डिहाइड, कैन बी रिटन, बट इक्वेशन तो चाहिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट, प्लीज द पेपर इज नेवर लेंथी until and unless आपने रीडिंग टाइम को जुडिशियसली यूज़ नहीं किया। आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं नहीं और वाला करना था, कट आउट कर रहे हैं, तो ऐसे बेटा 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन है चॉइस वाले, आप हर एक को कट करके दूसरा करेंगे तो आप प्रॉब्लम में जाएंगे। तो इट इज़ नेवर लेंथी इफ़ यू हैव यूज्ड योर रीडिंग टाइम जुडिशियसली। प्लीज पोस्ट अ मैसेज आफ्टर द एग्जाम and that how was the paper and how did you do. This is Seema Makhijani signing off. I hope I helped the class 12 students over this year, and do keep sharing the videos with your juniors for the coming up years. Thank you. Bless you loads. Stay connected. Stay happy. Do awesomely well in life.